हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और बहुत बढ़िया हैं। मैं भी बहुत मज़े में हूं और इतनी अच्छी बात से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी लास्ट पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और इसकी ऑथर हैं, इसकी पोएट हैं एड्रीन रिच। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि पोएट के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम पोएट से कनेक्ट कर पाएँ कि पोएट का ऐसा क्या माइंडसेट था जो उसने ये पोम लिखी। सो लेट्स बिगिन अबाउट द पोएट। एड्रीन सेस्ले रिच, शी वॉज बॉर्न इन 1929। ये इनकी बर्थ कब हुई थी? 1929 में, और इनकी डेथ हुई है 2012 में। शी वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट थी, एसेइस्ट यानी बहुत सारे एसेज लिखती थी, और फेमिनिस्ट थी। अब फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिनिस्ट वो लेडीज़ होती हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखती हैं फीमेल्स के फेवर में। अगर किसी औरतों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, बुरा बर्ताव कर रहे हैं घर में, या उनके साथ कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो ये फीमेल्स हमेशा उनके सपोर्ट में रहती हैं। ये फेमिनिस्ट होती हैं। तो जो हमारी पोएटेस हैं वो भी फेमिनिस्ट रह चुकी हैं। One of the most widely read and influenced poets of the second half of the 20th century. तो 20th सेंचुरी की सेकेंड हाफ की ये बहुत फेमस पोएट थी और इनकी पोम्स हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहती थी, यानी लोगों को इन्फ्लुएंस करती थी, लोगों को अच्छे रास्ते पे हमेशा ले जाती थी। शी टॉक्स अबाउट अ वुमन्स एक्सपीरियंस इन हर मैरिड लाइफ। और इस पोम में आंट जेनिफर्स टाइगर्स में ये किसके बारे में बात करती है? एक वुमन के बारे में बात करती है जो अपनी मैरिड लाइफ, अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट फेस करती है अपने हस्बैंड से। She has tried to explore the inner feelings of a woman who is living under the dominance of men. इस पोम के थ्रू पोएटेस ने हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि एक वुमन की इनर फीलिंग्स क्या होती हैं, यानी एक औरत के अंदर कौन से विचार होते हैं, कौन से व्यूज़ होते हैं, वो क्या फील करती है जब वो एक ऐसी टॉक्सिक मैरिज में फंस जाती है जिसमें उसका हस्बैंड हमेशा उसे डोमिनेट करता है, यानी उसे हमेशा परेशान करके रखता है और वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकती। तो उसी सब के बारे में हम इस पोएम में आज पढ़ेंगे। Let's begin with the introduction of the poem. In the poem Aunt Jennifer's Tigers, a woman expresses her suppressed feelings through her aunt. ये जो पोम हम पढ़ रहे हैं Aunt Jennifer's Tigers, इसमें हम एक वुमन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जेनिफर। वो क्या बता रही है? वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही है अपने आर्ट के थ्रू, अपनी कला के थ्रू। वो क्या कर रही है? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, यानी सुई धागे से एक कपड़े पर कुछ सिल रही है, कुछ बना रही है। तो ये उसकी आर्ट है, उसकी कला है। तो अपनी आर्ट के थ्रू वो अपनी सप्रेस्ड फीलिंग्स बता रही है, यानी वो फीलिंग्स जो उसके अंदर दबी हुई हैं, जो बाहर नहीं आ पा रही हैं क्योंकि उसके हस्बैंड से वो डरती है। आंट जेनिफर इज द विक्टिम ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या होती है? वो सोसाइटी जिसमें जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो फीमेल्स को डोमिनेट करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं हर चीज़ का, और वो अपनी मन की मर्जी की कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आंट जेनिफर भी विक्टिम है, यानी शिकार है उसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के हैं। शी हैज़ नो वन टू टेल हर मेंटल एंड फिजिकल पेन। उसकी लाइफ में, जेनिफर की लाइफ में कोई नहीं है जिससे वो अपना मेंटल और फिजिकल पेन बताए, क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत डिमांडिंग है और बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। तो वो फिजिकली पेन्ड है, यानी फिजिकली बहुत वीक है, और उनके इस बिहेवियर से उसको मेंटल टॉर्चर हो रहा है और वो मेंटली अपनी इस प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि कोई है ही नहीं। शी मेक्स अ पिक्चर ऑफ अ ग्रेसफुल एंड पावरफुल टाइगर टू कन्वे हर डीप फीलिंग्स। वो अपने आर्ट में, अपनी कला में जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है सुई धागे से, उसमें क्या बनाती है? उसमें एक टाइगर बनाती है। और टाइगर कैसा होता है? बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा प्राउड एनिमल होता है जिसको किसी से डर नहीं लगता, और बहुत ग्रेसफुल होता है, यानी बहुत ब्यूटीफुली वो वॉक करता है, उसकी चाल बहुत अच्छी होती है। तो वो ये सब चीज़ें अपनी आर्ट के थ्रू बना रही है जो कि अब उसकी खुद की पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ वो टाइगर एम्ब्रॉयडरी में बना रही है जो कि बहुत पावरफुल होता है, जो कि बहुत निडर होता है, किसी से उसको डर नहीं लगता, और दूसरी तरफ वो खुद जो हर वक्त डरती रहती है, बिल्कुल पावरफुल नहीं है, बहुत वीक है और अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। This vividly shows the weakness of a woman and the clout and authority of a man in the marital life through the image of Aunt Jennifer in the poem. तो इस पोम में हमें पता चलता है कि एक औरत कितनी वीक हो जाती है, कितनी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि जो क्लाउट
मेन होते हैं, क्योंकि जो मेन ऑफ दी सोसाइटी होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनको क्लाउड करते हैं, यानी कि टू हिट समवन, यानी कि उनको मारते हैं और उनके ऊपर जुल्म करते हैं, क्रूअल बिहेवियर करते हैं, तो वो कितनी वीक हो जाती हैं, क्योंकि मेल्स जो होते हैं मैरिज में वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उन्हें लगता है हर चीज़ का डिसीजन हम लें, हम आदमी हैं, हम सुपीरियर हैं। और एक मैरिटल लाइफ में एक आंट जेनिफर जो थी वो कितनी तकलीफ में थी, कितने मेंटल एंड फिजिकल एंग्विश में थी, पेन में थी, वो सब हम इस पोम में पढ़ेंगे। Suppressed and oppressed, Aunt Jennifer wishes to be powerful and strong within, like the tiger in her heart, but fails. Oppressed का मतलब क्या होता है? हार्श ट्रीटमेंट, बहुत बुरा क्रूअल व्यवहार। तो आंट जेनिफर जो है बहुत सप्रेस्ड है, यानी अपने हस्बैंड के बिहेवियर से, डोमिनेंट बिहेवियर से बहुत दबी हुई हैं और ऑप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट करते हैं, मे बी उनको हिट करते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उनकी ये विश है, उनकी ये डिज़ायर है, उनकी एक इच्छा है कि जैसे एम्ब्रॉयडरी में मैं एक टाइगर बना रही हूँ जो कि किसी से नहीं डरता, बहुत बोल्ड है और निडर है, बहुत ब्यूटीफुल है, वैसी मैं बन जाऊँ। लेकिन उनकी ये इच्छा एक इच्छा ही रह जाती है, एक डिज़ायर बन के रह जाती है, और वो फेल हो जाती हैं अपनी रियल पर्सनालिटी को दुनिया के सामने लाने में, क्योंकि इतने साल हो गए उनकी शादी को, वो अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले दब गई हैं। सो ऑल दिस, एक वुमन की लाइफ में क्या एंग्विश होता है मैरिड लाइफ में, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड रहता है तो उसकी क्या विशेस मर जाती हैं, किल कर देती है वो अपने अंदर चीज़ें, वो सब इस पोम के थ्रू हम आज पढ़ेंगे। So let's begin with the explanation of the poem. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz, denizens of a world of green. तो पोम में किसके बारे में बात हो रही है? एक लेडी के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है जेनिफर। वो क्या कर रही है? वो अपनी आर्ट, अपनी कला दिखा रही है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है। वो क्या बना रही है? एक टाइगर बना रही है एक कपड़े पर सुई धागे की मदद से। तो वो बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी पे जो कपड़े में एम्ब्रॉयडरी कर रही है आंट जेनिफर जो कर रही है, वो टाइगर की एक इमेज बना रही है, और जो उनका टाइगर है वो प्रैंस कर रहा है, यानी वॉक और मूव अराउंड विद इन हाई स्प्रिंजी स्टेप्स, यानी बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है और बोल्ड स्टेप्स ले रहा है। ब्राइट टोपज, टोपज क्या होता है? अब ब्राइट येलो कलर ऑफ स्टोन, टोपज एक तरीके का प्रेशियस स्टोन है जो बहुत ब्राइट येलो कलर का होता है। तो वो बता रही हैं कि जो वो बना रही हैं टाइगर को, वो टोपस कलर का, यानी ब्राइट येलो कलर का, और बहुत शाइन कर रहा है डे लाइट में। इस तरीके की वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक टाइगर की। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन्स यानी एन एनिमल दैट लिव्स और इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो वो कह रहे हैं कि जो आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं एक टाइगर की, वो बहुत ब्राइट येलो कलर का है, शाइन कर रहा है, और वो बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है, और उसकी बैकग्राउंड जो है वो ग्रीनरी है, यानी वो फॉरेस्ट में ग्रीनरी में चल रहा है। डेनिजन्स यानी वो जिस जगह रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, वहाँ उसे सब जानते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी है। और ऑन दी अदर हैंड जो आंट जेनिफर है वो कैसी है? वो ब्राइट नहीं है, वो बहुत डल है, बहुत वीक है, वो बोल्डली नहीं चलती हैं, वो बहुत डल तरीके से, बहुत झुकी हुई हालत में चलती हैं, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हैं। और जैसे डेनिजन्स यानी जैसे एक आइडेंटिटी होती है फॉरेस्ट में कि टाइगर आ रहा है, वैसे उनकी खुद की अब कोई आइडेंटिटी घर में नहीं बची है। दे डू नॉट फेयर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। स्लीक का मतलब क्या होता है? एलिगेंट, ब्यूटिफुली। एंड शिवलरिक का मतलब क्या होता है? बीइंग कर्टियस स्पेशली टू वुमन, एन एक्ट ऑफ ग्रेट जेंटलमैन। तो वो यहाँ बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रॉयडरी में उनका टाइगर चल रहा है, यानी चलते हुए जो वो बना रही है टाइगर को, वो किसी से डरता नहीं है। डू नॉट फेयर, क्योंकि टाइगर को किसी से डर नहीं लगता, वो बहुत बोल्ड है, उसको किसी से डर नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड जो आंट जेनिफर है वो हमेशा डरती है, किससे? अपने हस्बैंड से, और अपने मन का कुछ नहीं कर सकती है। जैसे एलिगेंटली, ब्यूटिफुली एक टाइगर वॉक करता है, और और मतलब उसको अगर कोई परेशान ना करे तो किसी को परेशान भी नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड जो यहाँ पर कौन है? आंट जेनिफर है, वो इतनी प्राउडली और बोल्डली अपने घर में नहीं चलती है, और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनके हस्बैंड, यानी उनके हस्बैंड एक जेंटलमैन नहीं है। तो वो बेसिकली एक बहुत टॉक्सिक जहरीली मैरिज में फंसी हुई हैं, जहाँ उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है।
Okay. Second paragraph. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needed hard to pull. Fluttering का मतलब क्या होता है? To move in a quick irregular motions as if being agitated. Fluttering यानी tremble करना, कांपना, डर के मारे कांपना, इसे fluttering कहते हैं. तो वो कह रहे हैं जो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स है, जो उंगलियां हैं, वो जैसे ही वुल यानी ऊन के जो धागा से अपनी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, वो एम्ब्रॉयडरी करते वक्त भी उनके हाथ क्या है, कांप रहे हैं. क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि वो बहुत वीक हो गई हैं. उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इतना काम किया है, उनके हाथों ने इतना काम किया है कि अब वो वीक हो गई हैं. और इतनी वीक हो गई हैं कि जो आइवरी नीडल है, जो पतली सी एक नीडल, एक सुई है जिसका कोई वेट नहीं होता, उसको क्लॉथ के बाहर निकालने डालने में भी वो नीडल भी उनको इतनी भारी लग रही है. तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इतना काम किया कि उनको अब सुई का भी वेट बहुत भारी लग रहा है, वीक हो गई, उनके उंगलियां कांप रही हैं. सेकेंड रीज़न ये है कि वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं, तभी कांप रही हैं. उन्हें शायद इस बात का डर है कि उनके हस्बैंड अगर अचानक से आ गए और उन्होंने देख लिया कि वो कोई काम नहीं है कर रही हैं और फालतू की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, अपना टाइम वेस्ट कर रही है, तो वो शायद उस पर चिल्लाएंगे. तो इसीलिए उनको डर लग रहा है, उनके हाथ ट्रेम्बल कर रहे हैं, फ्लटर कर रहे हैं. तो एम्ब्रॉयडरी करना आंट जेनिफर की हॉबी है, उनका फेवरेट पास टाइम है, फेवरेट चीज़ है. तो अपनी मन की चीज़ कर भी नहीं सकती वो, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड से डर लग रहा है कि वो आएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए उनके हाथ कांप रहे, बिकॉज शी इज़ वीक, और सेकेंडली उनको अपने हस्बैंड से डर लग रहा है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. ये वेडिंग बैंड क्या है? ये वेडिंग बैंड है उसकी वेडिंग रिंग. तो वो कह रही हैं कि जब उनकी उसके हस्बैंड से, अंकल यानी उनके हस्बैंड से जब उनकी शादी हुई थी, तो उन्होंने उसको एक ये वेडिंग बैंड बनाया था, यानी कि इंगेजमेंट रिंग पहनाई थी. अब इस इंगेजमेंट रिंग को वो आप अपनी लाइफ में कभी अफोर्ड नहीं कर सकती. कह रही है ये जो इंगेजमेंट रिंग है वो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी थी, और आज भी ये उन्हीं की है, ये मेरी नहीं है, क्योंकि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती. मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ अपने हस्बैंड पे कि मैं अपने लिए अपनी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती. और वो कह रही है कि जो अंकल की जो वेडिंग बैंड, जो ये उन्होंने जब मुझे रिंग पहनाई थी, तो इस रिंग के साथ मेरे शोल्डर्स पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, मेरे कंधों पे बहुत सारा भार, बहुत बर्डन आ गया था, जो कि एक शादी के साथ एक वुमेन की लाइफ के में आता है. शादी सिर्फ नहीं होती, शादी के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जो एक वुमेन को कैरी करनी पड़ती है थ्रू आउट हर लाइफ, पूरी ज़िंदगी. तो कह रही है कि अभी जो वेडिंग रिंग मुझे पहनाई है, ये मेरे लिए एक बर्डन की तरह बन गई है, एक बोझ की तरह बन गई है, क्योंकि इसके साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे फेस करनी पड़ रही हैं. और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेरे हस्बैंड का हार्श बिहेवियर, डोमिनेंट बिहेवियर भी आता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं. तो वो कह रही है सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी कि इतनी उम्र हो गई आज आंट जेनिफर की, वो जेनिफर से आंट बन गई है, एक आंटी बन गई है, यानी बहुत एज हो गई है उसकी. तो वो कह रही है कि वो जो रिंग उन्होंने पहनी हुई है वो अब उनको बहुत बर्डन लग रही है, जिसका कोई वेट नहीं है, अब उनको बोझ लग रही है, क्योंकि उसके साथ इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ भी उनके साथ आ गया है इस रिंग के साथ उनके पास. थर्ड पैराग्राफ. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeals का मतलब क्या होता है? Extremely severe tests और experiences. यानी एक इंसान अपनी पूरी उम्र में, ऑडियंस यानी एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने बुरे बुरे एक्सपीरियंस या हार्श एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, और हर लाइफ के मोड़ पर उसको टेस्ट यानी कि बिल्कुल इम्तिहान देने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, उससे हम ऑडियल्स कहते हैं. तो वो बोल रही हैं, पोएटेस कह रही हैं कि जब आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई. टेरिफाइड यानी जो उसके बुरे वीक हैंड्स हैं, जो हैंड्स काम कर करके जो खराब हो गए हैं, वो हैंड्स भी लाई हो जाएंगे. जैसे ही वो डेथ हो जाएगी उसके अंदर से लाइफ चली जाएगी, तो उसके हाथ भी ऐसे लाए होके यानी वहीं ज़मीन पर पड़े रहेंगे. स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय. लेकिन फिर भी उसके उंगली में, उसके फिंगर में वो रिंग रहेगी जो उसकी शादी में उसके हस्बैंड द्वारा उसे पहनाई गई थी. यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो इतनी सारे हार्श एक्सपीरियंसेस उसने शादी की वजह से इस वेडिंग रिंग को पहनने के बाद जो फेस करें, जो मुसीबतें उसने हर कदम पे लाइफ में जो फेस करी हैं, वो सब एक्सपीरियंसेस उसके साथ उसकी डेथ के बाद भी रहेंगे.
डेथ तो हो जाएगी उसकी, लेकिन हाथ में फिंगर अब भी रहेगी, यानी अब भी वो वाइफ कहलाएंगी अपने हस्बैंड की, और वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारे हार्श एक्सपीरियंसेस, जो टेस्ट और एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में, वो सब उनके साथ उनकी डेथ के बाद भी एसोसिएटेड रहेंगे। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. पैनल क्या होता है? पैनल इस तरीके का कपड़ा होता है जो बनाया जाता है, और इसी के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी और जो डायग्राम्स होते हैं बनाए जाते हैं, तो इस बॉर्डर को, इसको पैनल कहते हैं। तो वो बोल रही है कि जो टाइगर्स वो बना रही हैं इस पैनल पे, इस कपड़े पे, इस क्लॉथ पे जो उसने बनाए हैं, वो प्रांसिंग करते रहेंगे, यानी प्राउडली और बिना डरे मूव करते रहेंगे। वो हमेशा प्राउड रहेंगे, यानी कि हमेशा प्राइड फील करेंगे, और अनअफ्रेड यानी कि उनको किसी से डर नहीं लगेगा उनकी डेथ के बाद भी। तो इसका मतलब ये है कि भले ही आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने टाइगर बनाया है उस पैनल पे, वो हमेशा वैसे ही रहेगा, बोल्ड, प्राउड, अनअफ्रेड, जिसको किसी से डर नहीं लगता। लेकिन आंट जेनिफर की जो इच्छाएं हैं वो मर गई, उनकी डेथ के साथ उनकी डिजायर्स भी किल हो गई। वो कभी भी बोल्ड नहीं बन पाई, ना वो अपने हस्बैंड से अपनी डिस्कशंस कर पाई कि मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है या मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, और हम कभी भी प्राउडली नहीं वो वॉक कर पाएंगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। तो बेसिकली जो टाइगर है वो तो हमेशा निडर होकर चलता रहेगा, लेकिन आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस टाइगर जैसी बोल्ड और अनअफ्रेड नहीं बन पाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी डिजायर्स, अपनी सारी इच्छाओं को किल कर दिया है अपने अंदर। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारा पोम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नाउ लेट्स बिगिन विद सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोम। तो पहला पोएटिक डिवाइस जो पोम में यूज हुआ है वो है राइम स्कीम। आप अगर हर लाइन को देखेंगे तो उसमें राइमिंग वर्ड्स यूज हुए हैं। जो पूरी पोम है उसमें 12 लाइन्स हैं। ये जो पूरी पोम है ये पूरी 12 लाइन्स हैं। टोटल 3 स्टैंजाज है पूरी पोम में। जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो राइम स्कीम सेटअप कर रही है। तो राइम पैटर्न फॉर द पोम क्या है? A B B C C D D E E N F। द रिजिड पैटर्न मिरर्स द रिजिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर। तो देखते हैं क्या है। पहली लाइन में सीरीन एंड ग्रीन, दूसरी लाइन में ट्री सर्टेनिटी, फिर वुल एंड पुल, फिर बैंड एंड हैंड, फिर लाई एंड बाय, एंड लास्ट में मेड एंड अनअफ्रेड। तो ये हर 2 लाइन्स के जो लास्ट वर्ड्स है वो राइम स्कीम कर रहे हैं। और राइम स्कीम क्या यूज हुई है? ए यानी ये दोनों में सेम, बी यानी इन 2 लाइन में सेम, सी यानी इन 2 लाइन में सेम, डी यानी ये 2 लाइन्स में सेम राइमिंग यूज हुआ है, ई यानी इन 2 लाइन्स में सेम, एंड एफ यानी इन 2 लाइन्स में सेम। तो ए बी बी सी सी डी डी ई एंड एफ एफ, ये पूरा आपका राइम स्कीम यूज हुआ है पूरी पोम के 12 लाइन्स में। सो दिस वाज द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस। सेकेंड यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स एंड एनिमल्स। जो पर्सनैलिटीज या जो क्वालिटीज ह्यूमंस की होती हैं, अगर वो आप एनिमल्स के साथ या किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ एसोसिएट कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। यहाँ क्या यूज हुआ है? स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। स्लीक और शिवलरिक कौन होते हैं? इंसान होते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको किससे कंपेयर किया गया? एक एनिमल से, यानी कि एक टाइगर से। तो यानी कि आप पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। द टाइगर्स आर पर्सोनिफाइड थ्रू द पोम when they are described as being proud, confident and unafraid। तो प्राउड इंसान होते हैं, कॉन्फिडेंट भी इंसान होते हैं, अनअफ्रेड ऑफ मैन भी इंसान होते हैं। लेकिन ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज एक एनिमल के साथ अगर एसोसिएट की गई है तो दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है मेटाफर। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन two things that aren't alike but do have something in common। तो मेटाफर एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें 2 चीज़ें जो अलग अलग होती हैं और उनको साथ में यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, और उन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन ज़रूर होती है। होती अलग है पर दोनों में कोई एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है, और कंपैरिजन के लिए जब आप यूज़ करते हो तो दैट इज मेटाफर। जैसे ब्राइट टोपर्स डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। The poet compares the yellow stripes of the tigers to a precious stone topaz। तो क्या कंपेयर हो रहा है? ब्राइट टोपर्स, यानी टोपर्स क्या? एक प्रेशियस स्टोन। इसको कंपेयर किससे हो रहा है? इसका कंपेयर हो रहा है जो टाइगर की बॉडी पे जो येलो कलर होता है उससे, जो स्ट्रिप्स होती हैं येलो कलर की, उससे कंपेयर हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज़ें पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ब्राइट येलो कलर।
तो यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है। देन जो नेक्स्ट आपका पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। हम सबको पता है कि वावल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब किसी लाइन में 2 वर्ड्स साथ में यूज होते हैं और उनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल शिवलरिक सर्टेनिटी, दोनों वर्ड्स साथ में और दोनों के फर्स्ट लेटर्स क्या है, सी, यानी क्या है, कॉन्सोनेंट यूज हुआ है, तो दिस इज एलिट्रेशन। फिंगर्स फ्लटरिंग, दोनों वर्ड्स साथ में यूज हुए हैं, दोनों वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो है एफ, अगेन कॉन्सोनेंट। एंड लास्ट में प्रांसिंग प्राउड, दोनों वर्ड्स साथ में यूज हुए हैं और दोनों के फर्स्ट लेटर्स हैं पी, अगेन अ कॉन्सोनेंट इज यूज्ड, दैट मीन्स यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है। देन हमारा जो नेक्स्ट यूज हुआ है पोएटिक डिवाइस वो है हाइपरबोल। इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस एग्जैजरेशन टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। जब पोम में कोई ऐसी लाइन्स या कोई ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जिसको एग्जैजरेट करके बताया गया, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बताया गया ताकि पता चले कि हम कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ उस बात को बोलना चाह रहे हैं और कितना बिलीव कर रहे हैं, उसे हम हाइपरबोल बोलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हाइपरबोल यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपने बोला है। एग्जाम्पल क्या है पोम में से, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यानी कि वेडिंग रिंग। अब रिंग का क्या वेट होता है, कुछ भी वेट नहीं होता, बहुत कोई भारी नहीं होता, लेकिन यहाँ क्या होता है, मैसिव वेट, बहुत भारी थी अंकल की वेडिंग रिंग। तो यहाँ रिंग तो भारी नहीं थी, लेकिन बताने की कोशिश हो रही है कि जो वेडिंग रिंग थी वो इसलिए भारी थी क्योंकि उसके साथ आंट जेनिफर के पास बहुत सारे बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई थी, तो वो रिंग भी अब उनको भारी लगने लगी थी बहुत। The poet exaggerates the weight of her husband's wedding ring to make a point about how dominating is। तो ये पता चल रहा है कि उनका हस्बैंड कितना डोमिनेटिंग था कि उसको अब उसकी जो वेडिंग रिंग है, जो शादी में पहनाई गई रिंग है, वो भी अब बर्डन लग रही है, बहुत बोझा लग रही है। ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ पोम। आई होप आपको पूरी पोम और जो पूरा पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए पोम में वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस YouTube पर नहीं मिलते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है, विच इज़ कि आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है magnetbrains.com। गूगल पे आप ये टाइप करिए और जैसे आप ये टाइप करेंगे आपके सामने के पेज आ जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12, 11, 10, 9 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 11 का इंग्लिश की वीडियोस देखने, तो आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा जहाँ पे क्लास 11 में पढ़ाने वाली सारी टीचर्स की लिस्ट आएगी। यहाँ पे इंग्लिश मैं लेती हूँ, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पूरी लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने क्लास 11 में पढ़ाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर देखना है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन, और आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चिल्ड्रन, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको YouTube पे इजीली हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे तो कैसे वेबसाइट पे जाके इजीली एक्सेस करना है। और इस वीडियो के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पोम की समरी एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की होगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।